नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे डे टू डे लाइफ में ज्यादातर चीजें प्योर नहीं होती, सब मिक्सचर्स ही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ब्रास है या फिर सोचो जो आईवी ड्रिप्स लगती हैं, हाँ उनमें भी तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एकदम स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल, ब्लड प्लाज्मा से मैच करने के लिए या पानी में थोड़ा सा फ्लोराइड। सही। तो आज हम इन्हीं मिक्सचर्स मतलब स्पेशली सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री में थोड़ा और गहरा उतरते हैं क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से। हाँ, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फोकस करेंगे। जैसे सॉल्यूशंस के टाइप्स क्या हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करें, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर भी। हाँ, और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उनसे मोलर मास कैसे निकालें, और आखिर में एबनॉर्मल मोलर मास का फंडा। ओके, बढ़िया। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हर जगह सेम। सही। और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट, बाकी सॉल्यूट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन गया सॉल्यूशन। सिंपल। जैसे चीनी पानी में, चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट। सोर्स में टाइप्स भी दिए हैं, सॉलिड एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, कई तरह के। बिल्कुल। और इनकी स्ट्रेंथ मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताएं? अब सिर्फ डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड बोलना वो थोड़ा वेग हो सकता है। हाँ वो तो है। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं जैसे मास परसेंटेज WW, वॉल्यूम परसेंटेज VV, पार्ट्स पर मिलियन यानी PPM। अच्छा, पीपीएम तो शायद बहुत कम क्वांटिटी के लिए यूज होता है, जैसे पोल्यूटेंट्स। एग्जैक्टली, ट्रेस क्वांटिटीज के लिए। फिर है मोल फ्रैक्शन X, जो किसी कंपोनेंट के मोल्स और टोटल मोल्स का रेशो है। और दो बहुत जरूरी हैं, मोलैरिटी कैपिटल M और मोलैलिटी स्मॉल m। हाँ, ये एम और एम में अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, देखो, मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, एक में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरे में सॉल्वेंट का मास। सही। और इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि मास टेम्परेचर से बदलता नहीं, पर मोलैरिटी बदल सकती है क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मोलालिटी। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। इसका बेसिक रूल क्या है? एक सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सोल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में घुलते हैं और नॉन पोलर में। जैसे नमक पोलर है, पानी भी पोलर, तो घुल जाता है, पर नेफ्थलीन नॉन पोलर है, वो पानी में नहीं घुलेगा। बिल्कुल। और ये जो घुलने का प्रोसेस है, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है तो जिस रेट से सोल्यूट घुल रहा है, डिसोल्यूशन, उसी रेट से वो वापस सॉलिड बन रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर का क्या असर होता है? वो ली शैटेलियर प्रिंसिपल फॉलो करता है। अगर घुलना एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और अगर एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। वैसे सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का कुछ खास असर नहीं होता। लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी का क्या? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 होती है, वो तो प्रेशर पे डिपेंड करती होगी। हाँ बिल्कुल, गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर काफी डिपेंड करती है। और यहीं आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ओके। ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर है। अच्छा। मैथमेटिकली P = KH(X). यहाँ P पार्शियल प्रेशर है, X गैस का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, और KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। ये KH किस पर डिपेंड करता है? ये गैस के नेचर और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। और हाँ, KH जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इसके एप्लीकेशंस तो काफी होंगे फिर। बहुत है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 हाई प्रेशर पर इसीलिए सील करते हैं। स्कूबा ड्राइवर्स को बेंड्स नाम की प्रॉब्लम से बचाने के लिए हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर यूज होता है। हाँ, सुना है। और हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिससे एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। एक और बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। अच्छा, इसीलिए मछलियां वगैरह ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व रहती है। समझ गया। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज पर, वेपर प्रेशर। हाँ, वेपर प्रेशर। लिक्विड्स इवेपोरेट करते हैं, है ना? तो इक्विलिब्रियम पर उनके वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वही वेपर प्रेशर है। ठीक है,
और अगर सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हों और दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स हों तो वहां काम आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ओके। ये कहता है कि सॉल्यूशन में हर वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जैसे P1, वो उसके मोल फ्रैक्शन x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब P1 इज इक्वल टू P1 डिग्री x1, जहां P1 डिग्री उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अच्छा, और टोटल प्रेशर? वो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से इन पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वेपर फेज में कंपोजिशन लिक्विड फेज से अलग हो सकती है। जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो वेपर में ज्यादा होगा। अच्छा। और पता है, राउल्ट्स लॉ एक तरह से हेनरीज लॉ का स्पेशल केस बन जाता है जब KH की वैल्यू P1 डिग्री के बराबर हो जाए। ओ, इंटरेस्टिंग कनेक्शन। अब अगर हम पानी जैसे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में चीनी जैसा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालें, तब वेपर प्रेशर का क्या होगा? तब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि अब सरफेस पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एस्केप करना, मतलब वेपर बनना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। इस केस में राउल्ट्स लॉ बस ये कहता है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर P1, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन x1 और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर P1 डैश के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी P1 इज इक्वल टू x1 P1 डैश। मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। और इसी बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को आइडियल और नॉन आइडियल में क्लासिफाई करते हैं। एग्जैक्टली। आइडियल सॉल्यूशंस वो है जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करते हैं। और उनकी खासियत क्या है? दो मेन चीजें। मिक्स करने पर हीट चेंज 0 होता है, डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू 0, और वॉल्यूम चेंज भी 0, डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0। मतलब अगर 50 ml A और 50 ml B मिलाओ तो 100 ml सोल्यूशन बनेगा। ये कब होता है? जब सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरैक्शन AB बिल्कुल वैसा ही हो जैसा प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट AA और सॉल्वेंट सॉल्वेंट BB के बीच था, जैसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का मिक्सचर। और नॉन आइडियल वो डेविएट करते होंगे। हाँ, वो राउल्ट्स लॉ से डेविएट करते हैं। दो तरह के डेविएशंस हो सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, उसमें क्या होता है? उसमें AB इंटरैक्शंस AA या BB से वीकर होते हैं। मॉलिक्यूल्स आसानी से एस्केप करते हैं, तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है, जैसे इथेनॉल और एसीटोन। और दूसरा नेगेटिव डेविएशन, सही, उसमें AB इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं, मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना मुश्किल होता है, तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। और अगर डेविएशन बहुत ज्यादा हो तो एजियोट्रोप्स बनते हैं। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं जिन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो सकते हैं। ओके, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम होता है। हाँ, आपने कहा था इससे कुछ प्रॉपर्टीज जुड़ी है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्वेंट में मौजूद सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर नहीं। सिर्फ नंबर पर? मतलब सोल्यूट क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने पार्टिकल्स हैं उससे पड़ता है। बिल्कुल। 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। 1 relative lowering of vapor pressure RLVP, 2 elevation in boiling point delta TB, ठीक है, 3 depression in freezing point delta TF, ठीक है, 4 osmotic pressure। ओके। RLVP, delta TB, delta TF और osmotic pressure। इनसे मोलर मास कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का? हाँ, यही इनका मेन एप्लीकेशन है। RLVP सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। डेल्टा TB और डेल्टा TF सॉल्यूशन की मोलालिटी M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM और डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, जहां KB और KF कॉन्स्टेंट्स हैं। परफेक्ट। KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाए वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाना पड़ता है। ऑस्मोसिस मतलब? सॉल्वेंट का फ्लो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए पाई इक्वल CRT, जहां C मोलैरिटी है। इन सभी इक्वेशंस को यूज करके हम सोल्यूट का मोलर मास M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा मेथड सबसे यूजफुल है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर मेजर हो सकता है और मोलैरिटी यूज करता है। और आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस भी इसी से रिलेटेड हैं? हाँ,
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले आइसोटोनिक जैसे ब्लड सेल्स और 0.9% सलाइन, ज्यादा वाले हाइपरटोनिक सेल्स सिकुड़ जाते हैं, कम वाले हाइपोटोनिक सेल्स फूल जाते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाकर प्योर सॉल्वेंट निकालते हैं। पानी साफ करने वाला आरओ, समझ गया। अभी क्लास टीज एबनॉर्मल मोलर मास, ये क्या है? कभी-कभी जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालते हैं तो वो वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग आती है। अलग क्यों? क्योंकि हो सकता है सल्यूट सॉल्यूशन में जाकर या तो जुड़ जाए, एसोसिएशन, जैसे इथेनोइक एसिड बेंजीन में डाइमर बना लेता है। हाँ, 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बन गए। हाँ, या फिर टूट जाए, डिसोसिएशन, जैसे नमक NaCl पानी में Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। तो पार्टिकल्स का एक्चुअल नंबर बदल गया। एग्जैक्टली। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर पे डिपेंड करती है। इसी डेविएशन को ठीक करने के लिए वैन 't Hoff ने एक फैक्टर I इंट्रोड्यूस किया। वैन 't Hoff फैक्टर I, ये क्या बताता है? ये बेसिकली बताता है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद एक्चुअल पार्टिकल्स कितने हैं इनिशियली लिए गए पार्टिकल्स के मुकाबले। I = ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो डिसोसिएशन के लिए I 1 होगा क्योंकि पार्टिकल बढ़ गए। सही। और एसोसिएशन के लिए I 1 होगा क्योंकि पार्टिकल कम हो गए। और फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला में ये I लग जाता है, जैसे डेल्टा TF = I KFM। बिल्कुल। पाई = ICRT वगैरह। इससे हमें सही मोलर मास मिलता है। समझ गया। तो ये था सॉल्यूशंस का एक डिटेल्ड टूर, टाइप्स, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, राउल्ट्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और I फैक्टर। काफी कुछ कवर हो गया। हाँ, अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो सोचिए, जब ठंडे देशों में सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाने के लिए नमक डालते हैं, कभी NaCl कभी CaCl2, तो अगर दोनों का सेम वेट डालें तो कौन ज्यादा असरदार होगा और क्यों? इसमें वैन 't Hoff फैक्टर I का क्या रोल है? इंटरेस्टिंग सवाल है, जरूर सोचने वाली बात है।